इस विशेष और गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही प्रभावशाली और विश्व प्रसिद्ध किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के नोट्स खंगाल रहे हैं। बहुत ही दिलचस्प विषय है ये। बिल्कुल। नमस्ते। आज हम जोसेफ मर्फी की उस क्लासिक किताब को समझने की कोशिश करेंगे जिसने लाखों लोगों की सोच को बदला है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। क्या ये सच है कि हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं? चलिए अगले 5 मिनट में इस राज को खोलते हैं। देखिए, इस किताब का जो सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल आइडिया है वो बस यही एक लाइन है, अपने विचार बदलो, जीवन बदल जाएगा। अब ये सुनने में बहुत बड़ा दावा लगता है ना, पर मर्फी का कहना है कि हमारी सक्सेस, हमारी हेल्थ और हमारी खुशी का जो कंट्रोल पैनल है वो कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे ही दिमाग के अंदर है। तो चलिए इस पूरे आइडिया को हम 5 आसान हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे अंदर छिपा वो खजाना आखिर है क्या, फिर ये मन काम कैसे करता है, विचार हकीकत कैसे बन जाते हैं, इस पावर को इस्तेमाल कैसे करें, और आखिर में एक बहुत जरूरी बैलेंस्ड नजरिया भी देखेंगे। तो पहला हिस्सा, वो खजाना जो मर्फी के मुताबिक हम सबके अंदर मौजूद है। होता क्या है कि हम अक्सर अपनी परेशानियों के लिए बाहरी हालातों को दोष देते हैं, पर ये किताब कहती है कि असली ताकत, जो रियल कंट्रोल है, वो तो हमारे अंदर ही छिपा हुआ है। तो किताब का जो पूरा फाउंडेशन है ना, वो एक बहुत ही सिंपल सी बात पर टिका है। हमारी बाहरी दुनिया हमारे अंदर के विचारों का सिर्फ एक आईना है, एक रिफ्लेक्शन। मतलब हमारी सेहत कैसी है, हमारे रिश्ते कैसे हैं, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, ये सब कहीं ना कहीं हमारे गहरे विश्वासों और हमारे लगातार चलने वाले विचारों का ही नतीजा है। अच्छा, पर ये होता कैसे है? क्या ये कोई जादू टोना है? मर्फी कहते हैं बिल्कुल नहीं। इसके पीछे हमारे मन के काम करने का एक पूरा साइंस है, एक तरीका है। आइए जरा इसे समझते हैं। मर्फी हमारे मन को आप समझिए 2 लेवल पर देखते हैं। एक है हमारा चेतन मन, यानी हमारा कॉन्शियस माइंड। ये वो हिस्सा है जो तर्क करता है, सोचता समझता है, फैसले लेता है। और दूसरा जो कहीं ज्यादा पावरफुल है वो है अवचेतन मन, यानी सबकॉन्शियस माइंड। अब इसकी खास बात यह है कि ये बहस नहीं करता, ये बस हुक्म मानता है और उसे हकीकत में बदल देता है। इसको समझने के लिए एक बहुत ही कमाल की मिसाल दी गई है, माली और बगीचे की। आप सोचिए कि आपका जो चेतन मन है वो एक माली है जो हर पल हर सेकंड विचारों के बीज बो रहा है, और आपका अवचेतन मन एक बहुत उपजाऊ जमीन वाला बगीचा है। अब इस जमीन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीज अच्छा है या बुरा, सेहत का है या बीमारी का, कामयाबी का है या नाकामी का। जो भी बीज बोया जाएगा ये उसे ही उगा देगा। ये जो तस्वीर है ये सीधे किताब से ली गई है। इसमें मर्फी खुद इन दोनों मनों का फर्क बताते हैं। वो कहते हैं कि चेतन मन जहाज के कैप्टन की तरह है और अवचेतन मन उस जहाज के क्रू की तरह, जो कैप्टन के हर ऑर्डर को बिना सवाल किए मान लेता है। बस यही वो एक कोर आइडिया है जिस पर पूरी फिलॉसफी टिकी हुई है। और यहीं से बात बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अवचेतन मन अच्छे और बुरे में फर्क नहीं करता। तो अगर कोई इंसान लगातार ये सोचता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है या मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता, तो सबकॉन्शियस माइंड इसे एक कमांड की तरह लेता है और फिर वो अनजाने में ही ऐसे हालात बनाने लगता है जो इस बात को सच साबित कर दें। इसी को साइकोलॉजी में सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी भी कहते हैं। तो ये तो हुई थ्योरी की बात, पर असल जिंदगी के जो बड़े एरियाज हैं जैसे हेल्थ, वेल्थ और सक्सेस, उन पर इसका क्या असर होता है? चलिए मर्फी के नजरिए से देखते हैं। हेल्थ के मामले में मर्फी का दावा काफी बोल्ड है। वो कहते हैं कि ज्यादातर बीमारियों की जड़ हमारे शरीर में नहीं बल्कि हमारे मन में छुपे डर, चिंता या गिल्ट जैसे नेगेटिव विचारों में होती है, और अगर इन विचारों को हटा दिया जाए तो शरीर की जो नेचुरल हीलिंग पावर है उसे एक्टिवेट किया जा सकता है। और पैसे को लेकर भी उनका नजरिया बिल्कुल ऐसा ही है। किताब कहती है कि गरीबी सिर्फ बैंक में पैसों की कमी नहीं है, ये एक गरीबी की मानसिकता है। मतलब जो इंसान पैसे को लेकर हमेशा कमी या डर महसूस करता है, वो अनजाने में ही पैसे कमाने के मौकों को खुद से दूर कर देता है।
और इसके ठीक उलट जो वेल्थ कॉन्शियसनेस रखता है वो मौकों को अपनी तरफ चुंबक की तरह खींचता है। और हाँ, सफलता का मतलब यहाँ सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। मर्फी के लिए असली सफलता का मतलब है मन की शांति, अच्छे रिश्ते, जिंदगी में बैलेंस और दूसरों की सेवा करने से मिलने वाली खुशी। वो कहते हैं कि सिर्फ अपने लिए कमाई गई दौलत और शोहरत अंदर से खोखली होती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस जबरदस्त शक्ति को, इस सबकॉन्शियस माइंड को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कैसे करें। अच्छी बात यह है कि किताब में इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल तकनीकें भी बताई गई है। मर्फी प्रार्थना को कोई धार्मिक चीज नहीं बल्कि एक मेंटल साइंस की तरह देखते हैं और इसके 3 आसान स्टेप्स हैं। पहला, अपनी प्रॉब्लम के बारे में मत सोचिए बल्कि ये सोचिए कि उसका सल्यूशन क्या है, आपको चाहिए क्या। दूसरा, उस सल्यूशन को ऐसे महसूस कीजिए जैसे वो सच हो चुका है, उस कामयाबी की खुशी को अभी फील कीजिए। और तीसरा, पूरे विश्वास के साथ ये मान लीजिए कि ये काम हो गया है। इसके अलावा भी कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे ऑटो सजेशन, मतलब खुद को बार बार पॉजिटिव बातें बोलना, माफी, ताकि मन में किसी के लिए कोई गुस्सा या गिल्ट न रहे, और सबसे जरूरी, सोने से ठीक पहले अपने लक्ष्य के बारे में सोचना। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारा चेतन मन शांत होता है और अवचेतन मन सुझावों को लेने के लिए सबसे ज्यादा तैयार होता है। अच्छा, ये सब सुनने में बहुत पावरफुल और मोटिवेटिंग लगता है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या जिंदगी वाकई इतनी सिंपल है? चलिए अब इस पूरी फिलॉसफी पर एक बैलेंस्ड और क्रिटिकल नजर डालते हैं। देखिए, इस किताब के बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। ये मेंटल डिसिप्लिन सिखाती है, पॉजिटिव सोच को बढ़ावा देती है और हमें ये एहसास कराती है कि हम अपनी जिंदगी के ड्राइवर हैं, सिर्फ पैसेंजर नहीं। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। ये अक्सर बाहरी, सामाजिक और आर्थिक सच्चाइयों को नजरअंदाज कर देती है। कई बार ये मुश्किल समस्याओं को जरूरत से ज्यादा सिंपल बना देती है और इसके कई दावों के पीछे कोई पक्का साइंटिफिक सबूत भी नहीं है। तो आखिर में ये किताब हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम अपनी जिंदगी की कहानी के लेखक आखिर किस हद तक हैं? हमारी हकीकत बनाने में हमारे विचारों की कितनी ताकत है और बाहरी हालातों की कितनी? शायद इसका सही जवाब कहीं बीच में ही है। इस पर सोचिएगा जरूर। एक किताब क्या वो सिर्फ पन्नों का ढेर होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी-कभी ना उसमें लिखा एक छोटा सा विचार पूरे समाज की सोच बदल सकता है। आज हम यही देखने वाले हैं कि जोसेफ मर्फी की मशहूर किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड ने सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि हमारे पूरे समाज को कैसे एक नया आकार दिया है। सोचिए, आपकी सोच ही आपकी हकीकत बन जाए। बस यही तो इस किताब का सबसे पावरफुल मैसेज है। ये हमें यकीन दिलाता है कि दुनिया को बदलने की जो असली ताकत है ना, वो कहीं बाहर नहीं है, वो तो हमारे अपने दिमाग के अंदर ही छिपी है। मतलब ये विचार हर इंसान को अपनी किस्मत का मालिक बना देता है। लेकिन सोचिए जरा, तब क्या होता है जब ये पर्सनल सोच एक सोशल मंत्र बन जाती है, जब करोड़ों लोग ये मानने लगें कि उनकी कामयाबी या नाकामी की वजह सिर्फ और सिर्फ उनके अपने विचार हैं। चलिए इसी बड़े सवाल की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये एक विचार इतना पावरफुल बना कैसे। देखिए, ये सिर्फ एक किताब की बात नहीं है, ये तो एक पूरी फिलॉसफी है, एक ऐसा दर्शन जिसने दुनिया भर की सोसाइटीज पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी है। इस फिलॉसफी के हिसाब से अपनी दुनिया के सेंटर में कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। मतलब हमारी खुशी, हमारा दुख, हमारी सक्सेस, सब कुछ हमसे ही शुरू होता है और हम पर ही खत्म। अगर सीधे सीधे कहें तो ये एक मैं पर फोकस करने वाली सोच है, जिसे हम इंडिविजुअलिज्म कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि मैं पर आधारित ये जो सोच है, ये समाज के लिए अच्छी है या बुरी? क्या ये हमें हमारी अपनी ताकत का एहसास कराती है या फिर हमें एक दूसरे से दूर कर देती है? चलिए सिक्के के दोनों पहलू देखते हैं। तो एक तरफ तो ये सोच हमें सेल्फ रिलायंट बनाती है, खुद पर भरोसा करना सिखाती है। ये हमें मोटिवेट करती है कि अपनी जिंदगी की लगाम अपने हाथ में लो, और ये तो बहुत अच्छी बात है ना? लेकिन इसका एक खतरा भी है। ये सोच हमें उन सामाजिक दीवारों को देखने से रोक सकती है जो असल में ना जाने कितने लोगों को आगे बढ़ने ही नहीं देती। जब सक्सेस को सिर्फ एक दिमागी खेल, एक माइंड गेम मान लिया जाए, तो जाहिर है हर कोई अपनी अपनी पर्सनल जीत का जश्न मनाएगा। मगर इसमें एक बड़ा रिस्क है। हम ये भूल जाते हैं कि कभी-कभी पहाड़ हिलाने के लिए एक अकेले इंसान की नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों की ताकत लगती है।
लोग सोचने लगते हैं कि भाई अगर सिर्फ सोच बदलने से ही सब ठीक हो जाना है तो फिर मिलकर लड़ने की कलेक्टिव स्ट्रगल की जरूरत ही क्या है। लेकिन इस सोच का असर सिर्फ सक्सेस फेलियर तक ही नहीं है। नहीं, यह हमारे समाज, हमारे रिश्तों और यहाँ तक कि हमारे विश्वास, हमारी आस्था को कैसे बदलती हैं। इसका असर हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा गहरा है। अब इस किताब का एक सबसे कंट्रोवर्शियल दावा सुनिए। गरीबी सिर्फ एक दिमागी हालत है। इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि अगर कोई गरीब है तो उसकी सोच ही गलत है, और बस यहीं से समाज में एक बहुत बड़ी और मुश्किल बहस छिड़ जाती है। अब इंडिया जैसे देश में ये सोच जमीनी हकीकत से टकराकर सच कहें तो चूर चूर हो जाती है। यहाँ कास्ट सिस्टम है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, अच्छी एजुकेशन की कमी है। ये वो अदृश्य जंजीरें हैं जो लोगों को गरीबी में जकड़े रखती हैं। तो ऐसे में सिर्फ किसी की सोच को दोष देना इन गहरी सोशल प्रॉब्लम से मुंह मोड़ने जैसा ही तो है। लेकिन रिश्तों के मामले में ये सोच बिल्कुल एक मरहम की तरह काम करती है। ये किताब माफ करने पर, पॉजिटिव कम्युनिकेशन पर बहुत जोर देती है। जरा सोचिए, अगर परिवार में, समाज में लोग एक दूसरे से बेहतर तरीके से बात करें तो सोशल हार्मनी कितनी बढ़ सकती है। इसका जो स्पिरिचुअल एंगल है ना, वो भी काफी अलग है। मर्फी भगवान को किसी खास धर्म से नहीं जोड़ते, वो उन्हें इन्फिनिट इंटेलिजेंस कहते हैं, मतलब एक ऐसी शक्ति जो सबके लिए है। और ये सोच हमें धर्म के नाम पर बटे रहने के बजाय यूनिटी और टॉलरेंस सिखाती है। लेकिन एक मिनट, सोचने वाली बात तो ये है कि वेस्ट से आई ये किताब आखिर इंडिया में इतनी पॉपुलर हुई कैसे? इसका जवाब कहीं और नहीं, हमारी अपनी संस्कृति और हमारी मान्यताओं में ही छिपा है। असल में इस किताब की बातें हम लोगों को कुछ जानी पहचानी सी लगती हैं। ये बिल्कुल कर्म के सिद्धांत जैसा है, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। और तो और ये योगा और मेडिटेशन की तरह मन पर कंट्रोल करने की बात करती है, जो तो हमारी परंपरा का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। तो चलिए अब आखिर में इस किताब की सोशल इंपैक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। इसकी असली पावर क्या है और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? चलिए एक निचोड़ निकालते हैं। तो देखिए, हम इसे 3 लेवल्स पर देख सकते हैं। सबसे पहले एक व्यक्ति के लेवल पर यह सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बढ़ाती है, पर खतरा यह है कि सिस्टम की नाकामी का ठीकरा भी उसी व्यक्ति पर फोड़ दिया जाता है। फिर आता है समाज का लेवल, जहां ये आपसी मेलजोल को तो बढ़ाती है, पर सामाजिक भेदभाव की जो कड़वी सच्चाई है उससे आंखें मूंदने पर मजबूर कर सकती है। और आखिर में इकोनॉमी, ये नए बिजनेस को तो बढ़ावा देती है, लेकिन साथ ही साथ उस कैपिटलिस्ट सोच को भी मजबूत करती है जहां सिर्फ पर्सनल गेन ही सब कुछ होता है। तो कुल मिलाकर देखें तो पर्सनल मोटिवेशन के लिए ये किताब एक बेहतरीन टूल है, नो डाउट। ये हमें खुद को बेहतर बनाने की हिम्मत देती है। लेकिन जब हम इसे पूरे समाज को समझने का चश्मा बना लेते हैं ना, तब हमें बहुत ही सावधानी से एक बैलेंस बनाना पड़ता है। और अंत में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, हम अपनी पर्सनल ग्रोथ की चाहत और समाज के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है उसके बीच सही बैलेंस कैसे बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सभी को मिलकर ही खोजना होगा। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं जोसेफ मर्फी की बहुत ही मशहूर किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। लेकिन हम सिर्फ किताब की बातें नहीं दोहराएंगे, बल्कि उसके पीछे छिपे गहरे दार्शनिक सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इस पूरी चर्चा की शुरुआत एक सीधे और कह सकते हैं बहुत ही जबरदस्त सवाल से करते हैं। क्या हमारे विचार, हमारी सोच सच में हमारी दुनिया को बना सकती है? ये पूरी किताब इसी एक सवाल की बुनियाद पर खड़ी है, और इसका जवाब हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। देखिए, ये किताब सिर्फ कुछ टिप्स और ट्रिक्स का कलेक्शन नहीं है। इसका असली जादू, इसकी असली ताकत इसके दार्शनिक आधार में है। ये एक ऐसा ढांचा पेश करती है जो कहता है कि हर इंसान अपने जीवन का, अपनी हकीकत का खुद ही रचनाकार है। आज हम इसी दार्शनिक सिस्टम को परत दर परत खोल कर देखेंगे। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम किताब के उठाए बुनियादी सवालों को देखेंगे। फिर हम उस मूल दर्शन को समझेंगे कि आखिर वास्तविकता है क्या, मन या पदार्थ। इसके बाद हम जानेंगे कि हमारा मन किसी अनंत शक्ति से कैसे जुड़ता है और कैसे हमारे विचार हमारी नियति यानी डेस्टिनी बनाते हैं। और हाँ, आखिर में हम इस दर्शन की सीमाओं पर भी ईमानदारी से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और जानते हैं कि वो कौन से बड़े और गहरे सवाल हैं जिनका जवाब यह किताब देने की कोशिश करती है। ये कोई मामूली सवाल नहीं है ना? असल में ये वो सवाल हैं जो सदियों से दार्शनिक पूछते आए हैं। जैसे हकीकत क्या है,
क्या हमारी सोच हमारी दुनिया को बदल सकती है? हमारा इस ब्रह्मांड से, इस अनंत से क्या रिश्ता है? क्या सब कुछ पहले से तय है या हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं? और क्या चेतना यानी कॉन्शियसनेस ही इस दुनिया का अंतिम सत्य है? जोसेफ मर्फी इन सभी सवालों का जवाब अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड के सिद्धांत से देने की कोशिश करते हैं। तो अब आते हैं उस सेंट्रल आइडिया पर, उस मुख्य दर्शन पर, जो इस पूरी किताब का इंजन है। ये एक ऐसा विचार है जो दुनिया को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल सकता है। इस किताब की पूरी फिलॉसफी एक शब्द पर टिकी है, आदर्शवाद या आइडियलिज्म। अब ये क्या है? आदर्शवाद का मानना है कि असलियत यानी जो कुछ भी है उसका मूल आधार चेतना है, हमारा मन है, ना कि कोई भौतिक चीज। मतलब ये दुनिया ईंट पत्थर से नहीं बल्कि सोच और चेतना से बनी है। अब ये विचार हमारी आम सोच से बिल्कुल उल्टा है। आमतौर पर हम भौतिकवाद में यकीन करते हैं, यानी मटीरियलिज्म, जो कहता है कि ये दुनिया, ये पदार्थ पहले से मौजूद हैं और हमारी चेतना तो बस हमारे दिमाग की एक उपज है। लेकिन आदर्शवाद कहता है नहीं, मन और चेतना पहले हैं और ये जो भौतिक दुनिया हमें दिख रही है ये तो बस उसी चेतना का एक प्रतिबिंब है, एक परछाई है। ठीक है, तो अगर मन ही सब कुछ है तो सवाल उठता है कि क्या हमारा मन अकेला काम करता है या ये किसी बड़ी शक्ति से, किसी बड़ी चेतना से जुड़ा हुआ है? चलिए देखते हैं मर्फी इस बारे में क्या कहते हैं। मर्फी का जवाब है कि हाँ, ये जुड़ा है। उनके मुताबिक हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड अकेला नहीं है, वो सीधे ब्रह्मांड की एक अनंत बुद्धि या इन्फिनिट इंटेलिजेंस से कनेक्टेड है। ये एक तरह से हमारे व्यक्तिगत मन और इस पूरे ब्रह्मांड के सार्वभौमिक मन के बीच एक डायरेक्ट लाइन है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये आइडिया कोई नया नहीं है। इसकी जड़ें हमें हजारों साल पुराने भारतीय दर्शन, खासकर अद्वैत वेदांत में मिलती हैं। जैसे मर्फी कहते हैं कि अवचेतन मन अनंत शक्ति से जुड़ा है, ठीक वैसे ही अद्वैत वेदांत कहता है कि आत्मा ही ब्रह्म का अंश है। और दोनों ही दर्शन इस बात पर जोर देते हैं कि असल बदलाव अंदर से शुरू होता है। जब हम अंदर बदलते हैं तो बाहरी दुनिया खुद ब खुद बदल जाती है। तो चलिए अब इस फिलॉसफी को जरा जमीन पर उतारते हैं और देखते हैं कि इसका हमारी रोज की जिंदगी के लिए क्या मतलब है। अगर हमारा मन इतना शक्तिशाली है तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारी किस्मत पूरी तरह हमारे ही हाथों में है? बिल्कुल, इस किताब का यही तो सार है। ये स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल का जबरदस्त समर्थन करती है। ये मानती है कि हम अपनी जिंदगी के ड्राइवर हैं और इसे नियंत्रित करने का आधार है कारण और प्रभाव का एक मानसिक नियम। मर्फी इसे बहुत साफ शब्दों में कहते हैं, मनुष्य स्वतंत्र है, उसकी नियति उसके विचारों से निर्मित होती है। इसका सीधा मतलब है कि कोई पहले से लिखी हुई किस्मत नहीं है। जो कुछ भी हम अपनी जिंदगी में अनुभव करते हैं वो हमारे ही विचारों का नतीजा है। और ये मानसिक नियम बहुत ही आसान है, बस 2 कदम है। पहला, हमारा हर एक विचार एक कारण यानी कॉज बनता है, और दूसरा कदम, हमारे जीवन की हर परिस्थिति, हर हालात उसी विचार का परिणाम यानी रिजल्ट है। ये एक बहुत ही सीधा और शक्तिशाली समीकरण है। ये फॉर्मूला कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना? ये असल में कर्म के सिद्धांत का ही एक मनोवैज्ञानिक वर्जन है। जैसे कर्म का सिद्धांत कहता है जैसा करोगे वैसा भरोगे, वैसे ही मर्फी का दर्शन कहता है जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। अब किसी भी विचार या दर्शन को पूरी तरह से समझने के लिए उसकी आलोचनात्मक जांच भी बहुत जरूरी है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो चलिए अब इस विचारधारा की कुछ सीमाओं और कमियों पर भी नजर डालते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर सब कुछ हमारे विचारों से ही बनता है तो फिर भूकंप, बाढ़ या सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं को कैसे समझाया जाए? क्या ये भी किसी की सामूहिक सोच का नतीजा है? किताब इस पर कोई साफ जवाब नहीं देती, जो इसकी एक सीमा है। इसी तरह एक और जरूरी सवाल, क्या गरीबी सिर्फ एक मानसिक अवस्था है या फिर ये शिक्षा की कमी, भेदभाव और आर्थिक असमानता जैसी बड़ी सामाजिक और ऐतिहासिक वजहों का नतीजा है? क्या सिर्फ सोच बदलने से इन जटिल समस्याओं का हल हो सकता है? और यहीं पर इस सोच की सबसे बड़ी दार्शनिक आलोचना होती है। ये नजरिया कई बार विक्टिम ब्लेमिंग की तरफ ले जा सकता है, यानी पीड़ित को ही उसकी मुश्किलों के लिए दोषी ठहराना। अगर कोई मुश्किल में है तो क्या ये कहना सही होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ उसकी अपनी नकारात्मक सोच का नतीजा है? ये सामाजिक जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करने जैसा हो सकता है।
तो संक्षेप में कहें तो इस किताब के दर्शन की खूबियां ये हैं कि ये आदर्शवाद पर आधारित है, ये स्वतंत्र इच्छा का समर्थन करता है और इंसान को बहुत शक्तिशाली महसूस कराता है। लेकिन इसकी सीमाएं भी हैं। ये अक्सर सामाजिक और ऐतिहासिक वजहों को नज़रअंदाज कर देता है और वैज्ञानिक सबूतों के बजाय सिर्फ विश्वास पर ज्यादा निर्भर करता है। आखिर में ये पूरा दर्शन हमें एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर ये सच है, अगर वाकई हमारे विचार ही हमारी दुनिया का निर्माण करते हैं, तो कोई अपने लिए कैसी दुनिया बनाना चाहेगा? इस सवाल का जवाब शायद किसी किताब में नहीं बल्कि हर किसी के अंदर ही मौजूद है। क्या एक सेल्फ हेल्प किताब पॉलिटिकल हो सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम एक ऐसी ही मशहूर किताब के पन्नों के पीछे छिपे पॉलिटिकल ब्लूप्रिंट को देखने वाले हैं। देखिए, जब हम सेल्फ हेल्प के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? अच्छी आदतें, पॉजिटिव थिंकिंग, खुद को बेहतर बनाना, यही सब। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर यही सारे आइडियाज बिना हमें पता चले एक खास किस्म के पॉलिटिकल सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हों? बस यही वो गुत्थी है जिसे हम आज सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो वो कौन सी किताब है जिसकी हम बात कर रहे हैं? वो है जोसेफ मर्फी की क्लासिक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। लाखों लोगों ने इसे पढ़ा है, इससे प्रेरणा ली है। लेकिन अगर हम इसकी ऊपरी सतह को थोड़ा सा खुरच कर देखें ना, तो अंदर एक ऐसी आइडियोलॉजी मिलती है जिसका सीधा सीधा लेना देना इस बात से है कि सरकार कैसी होनी चाहिए, समाज को कैसे काम करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे अहम सिद्धांत से, व्यक्तिवाद, यानी ये आइडिया कि हर इंसान अपनी किस्मत का मालिक खुद है। अब देखते हैं कि ये सुनने में इतना सिंपल सा लगने वाला विचार कैसे एक पॉलिटिकल पावर बन जाता है। किताब का सबसे बड़ा आइडिया क्या है? एक लाइन में कहें तो आपके विचार आपकी परिस्थितियां बनाते हैं। यही मर्फी की फिलॉसफी का मूल मंत्र है। अब अगर इस बात को सच मान ले तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ कि किसी की भी कामयाबी या नाकामी, उसकी अमीरी या गरीबी, सब कुछ उसके दिमाग से ही शुरू होता है और बस यहीं से पॉलिटिक्स का खेल शुरू हो जाता है। ये आइडिया सीधा सीधा एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है जिसे हम कहते हैं व्यक्तिवाद या इंडिविजुअलिज्म। सोचिए, अगर हर इंसान अपनी सक्सेस के लिए खुद ही जिम्मेदार है तो फिर सरकार का क्या रोल बचा? व्यक्तिवाद की फिलॉसफी के हिसाब से बहुत कम, बस इतना कि वो लोगों की आजादी की रक्षा करे और बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और ये सोच एक ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम को बढ़ावा देती है जहां पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी व्यक्तिगत जिम्मेदारी सबसे ऊपर है। तर्क यह है कि अगर लोग सिर्फ अपनी सोच बदलकर अपनी हालत सुधार सकते हैं तो फिर सरकारी मदद की क्या जरूरत है? मतलब वेलफेयर स्कीम्स क्यों चाहिए? इस लॉजिक के हिसाब से सरकार का काम बस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, लोगों की जिंदगी में दखल देना नहीं। अच्छा, ये जो व्यक्तिवादी सोच है ये सिर्फ पॉलिटिक्स तक नहीं रुकती, यह हमारी इकोनॉमिक सोच यानी हम पैसे और अर्थव्यवस्था के बारे में कैसे सोचते हैं उससे भी शेप देती है। और यह हमें कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच एक बहुत ही क्लियर चॉइस की तरफ ले जाती है। किताब में एक कॉन्सेप्ट पर बहुत जोर दिया गया है जिसे कहते हैं समृद्धि चेतना या प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस। इसका मतलब है ये विश्वास कि हम अपनी सोच से ही पैसा और कामयाबी अपने तरफ खींच सकते हैं। तो इस हिसाब से गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, बल्कि वो एक मेंटल स्टेट है, एक दिमागी हालत है। ये बहुत पावरफुल आइडिया है, लेकिन साथ ही काफी कंट्रोवर्शियल भी। तो ये फिलॉसफी देखिए कैपिटलिस्ट सोच से एकदम परफेक्ट मैच करती है, जिसमें इंडिविजुअल एफर्ट और सक्सेस को सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये सोशलिज्म के एकदम बुनियादी विचार के खिलाफ जाती है। सोशलिज्म क्या मानता है कि गरीबी और गैर बराबरी जैसी जो समस्याएं हैं वो किसी एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की दिक्कत हैं और उन्हें ठीक करने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। तो सवाल ये उठता है कि ये जो सोच है ये हमें असल में ताकतवर बनाती है या फिर सिस्टम की जो कमियां हैं उनसे हमारी आंखें बंद कर देती है? ये दरअसल एक दोधारी तलवार की तरह है। तो चलिए इसके दोनों पहलू देखते हैं। एक तरफ तो ये आइडिया वाकई कमाल का है, बहुत एम्पावरिंग है। ये हमें सिखाता है कि हम अपनी सिचुएशन के गुलाम नहीं हैं। हमारी जो असली ताकत है वो हमारे अंदर है और जो सच्ची आज़ादी है ना वो बाहर की दुनिया से पहले हमारे दिमाग में, हमारे मन में शुरू होती है। सोचिए, जो इंसान दिमागी तौर पर मजबूत है उसे कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है। जब लोग अपने डर से आजाद हो जाते हैं तो वो किसी भी गलत शासन के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। ये कुछ महात्मा गांधी की फिलॉसफी जैसा है।
उन्होंने भी तो यही कहा था ना कि असली स्वराज यानी सेल्फ रूल बाहर की आजादी से पहले अंदर की आजादी से आता है। लेकिन इसका एक दूसरा और शायद ज्यादा गहरा पहलू भी है। अगर हमारा पूरा फोकस सिर्फ अपने मन पर ही रहेगा तो क्या हम उन बाहरी ताकतों को इग्नोर नहीं कर रहे जो असल में लोगों की जिंदगी को कंट्रोल करती हैं? मेरा मतलब है सिस्टम में बसी गरीबी, भेदभाव, करप्शन, इन सब का क्या? और यहीं पर इस फिलॉसफी की सबसे बड़ी आलोचना होती है। अगर ये मान लिया जाए कि बेरोजगारी या भ्रष्टाचार सिर्फ एक नेगेटिव माइंडसेट का नतीजा है, तो फिर हम सरकार और सिस्टम को उनकी जिम्मेदारी से एक तरह से आज़ाद कर रहे हैं। इससे होता क्या है? बदलाव के लिए जो पॉलिटिकल प्रेशर बनना चाहिए वो कम हो जाता है और जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहता है। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? चलिए इस किताब के पॉलिटिकल असर का एक बैलेंस्ड नजरिया देखते हैं। तो निचोड़ ये है कि ये किताब पर्सनल एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है, इसमें कोई शक नहीं। ये हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस और अंदरूनी ताकत देती है, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है, एक सीमा है। वो ये कि ये हमें सिस्टम पर सवाल उठाने के लिए मोटिवेट नहीं करती। इसका पूरा फोकस इंसान को बदलने पर है, समाज को बदलने पर नहीं। तो आखिर में ये सवाल बचता है, और ये बहुत बड़ा सवाल है, किसी समाज को बदलने के लिए ज्यादा जरूरी क्या है? एक एक इंसान को बदलना या फिर पूरे सिस्टम को बदलना? क्या सिर्फ बेहतर इंसान बनकर एक बेहतर दुनिया बनाई जा सकती है, या फिर हमें उन स्ट्रक्चर्स से भी लड़ना होगा जो हमें पीछे खींचते हैं? शायद इसका जवाब इन दोनों के बीच में ही कहीं छिपा है।